ओके, लेट्स गो एवरीबॉडी। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे चैप्टर 3 में, जिसका नाम है प्रोडक्शन। आज जब हम लोग प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं ना, तो वी आर गोइंग टू स्पीक फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब सर, हम लोग किसके एंड से बात करेंगे, कहां से सोचना है? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। इसके पहले कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपके जो आएंगे। सर, इज इट टफ? मेरा आंसर है नहीं, इट्स वेरी वेरी इजी। सबसे पहले तो सर, इसका वेटेज क्या है? अगेन, प्रोडक्शन से यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर अराउंड 4 से 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है कि नहीं? 4 से 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि अपने एक एमसीक्यू एग्जाम दे रहे हैं, तो लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स को समझने का कोई तुक बनता नहीं है, राइट? क्या आज के क्लास में एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा? द आंसर इज डेफिनेटली यस। हर क्लास की तरह इस क्लास में भी आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने मिलेगा। ठीक है, विथ ऑल सेड एंड डन, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन क्या है? चैप्टर शुरू होते ही मैंने आपको कह दिया कि आपको प्रोड्यूसर्स के स्टैंड पॉइंट से सोचना है। अब आप प्रोड्यूसर के स्टैंड पॉइंट से तो सोच रहे हो, वेरी गुड। व्हाट इज प्रोडक्शन? अब ये बताओ सर। सिंपल भाषा में बात खत्म करूं तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना इज प्रोडक्शन। समझते चलिए, अभी सिर्फ बात कीजिए, सुनिए। प्रोडक्शन क्या है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। अभी इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स, इनपुट का मतलब होता है मशीनरी, इनपुट का मतलब होता है लैंड, इनपुट का मतलब होता है लेबर, इनपुट का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजों को जब आप इनपुट की तरह ट्रीट करेंगे एंड कुछ आउटपुट प्रोड्यूस होता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्शन से जुड़े हुए दो कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन। कायदे से सुनिएगा, शॉर्ट रन क्या है और लॉन्ग रन क्या है। फ्रेंड्स, शॉर्ट रन अगर आप अकाउंट्स में पूछते तो शायद अकाउंट्स के आपके सर या मैम आपको बोलते कि शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जो 1 साल से कम का है, और 1 साल के बियॉन्ड को आप लॉन्ग रन बोलते हैं, अगर आप अपने अकाउंट्स की क्लास कर रहे होते तो। इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन लॉन्ग रन किसी टाइम का मोहताज नहीं है, वो किसी 1 साल के ऊपर निर्भर नहीं है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है कि आप ये चेक करो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है, फिक्स्ड है, कि दोनों है। मतलब एग्जांपल देता हूं, एक बर्थडे पार्टी है, समझिएगा, एक बर्थडे पार्टी का एग्जांपल देता हूं, है ना? आप ही लोग का बर्थडे पार्टी है और आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि 500 पैकेट ऑफ चिप्स जो है आपके बर्थडे पार्टी में आपके फ्रेंड्स और जो भी लोग आएंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, ओके। उन लोग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कंपनी के पास, कंपनी बोलती है ठीक है। अब इमीडिएटली पार्टी के 2 घंटे पहले, अच्छा ये ऑर्डर आपने 10 दिन या 15 दिन एडवांस में प्लेस किया था, ठीक है। पार्टी के इमीडिएटली 2 घंटे पहले आपको रियलाइज होता है कि 500 पैकेट ऑफ चिप्स कम पड़ जाएगा, 1000 चाहिए। तो आपके पेरेंट्स चिप्स वाली कंपनी को बोलते हैं कि भैया और 500 पैकेट बना लेना 2 घंटे में। कॉमन सेंस से बताइए, क्या ये मुमकिन है? डेफिनेटली नॉट। अब चिप्स की कंपनी बोलेगी कि देखो मालिक, ऐसा है, आप अगर हमें बोलोगे कि 20 पीसेस 30 पीसेस और दे दीजिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक लेबरर को एक्स्ट्रा काम पे लगा के काम करवा सकते हैं। पर आप 500 बोल रहे हो नया, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है इतने कम समय में। तो देखो, ये टाइम पीरियड इतना कम था कि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हो गए, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल हो गए। जैसे जैसे मशीन, ये इतना कम टाइम पीरियड है कि इसमें मशीन को बढ़ा नहीं सकती कंपनी चाह के भी। पर आप लोग एक चीज देखोगे, जो लेबर है, लेबर को कंपनी 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवा सकती है। तो इस वजह से ये शॉर्ट टाइम पीरियड हुआ। शॉर्ट रन टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके फिक्स्ड रहेंगे और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके वेरिएबल रहेंगे। शॉर्ट रन के बारे में बताता हूं। सर लॉन्ग रन क्या है सर? लॉन्ग रन दोस्तों एक ऐसा टाइम पीरियड है, जहां सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही वेरिएबल है। यहां फिक्स्ड और वेरिएबल का चक्कर नहीं है, यहां सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही आपके वेरिएबल है इन द लॉन्ग रन टाइम पीरियड।
अच्छा सर, ये बात है। जी हाँ, बिल्कुल। एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स उसको यही बात 2 हफ्ते की जगह 1 हफ्ते पहले बोल देते कि और 500 बना देना। हाँ सर, बोलने का मतलब ये है कि लॉन्ग रन टाइम पीरियड का मतलब वो टाइम पीरियड ना जिसमें आप प्रोडक्शन को जितना चाहे बदलना आप बदल सकते हो। शॉर्ट रन टाइम पीरियड में आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहो भी तो थोड़ा सा में भी बढ़ सकता है, पर बहुत ज्यादा यूनिट से आप सोचोगे बदलाव आ जाएगा, तो आप गलत है। तो आप गलत है। ठीक है। जी सर, ठीक है। अभी हम लोग लॉन्ग रन की बात करते हैं। लॉन्ग रन टाइम पीरियड एक ऐसी टाइम पीरियड है, हेलो एवरीबॉडी, लॉन्ग रन टाइम पीरियड एक ऐसी टाइम पीरियड है, लॉन्ग रन टाइम पीरियड एक ऐसी टाइम पीरियड है जहां सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है। देखो ना, इतना समय आपके पास, आप मशीन नया खरीद सकते हो, आप वर्कर्स को एक्स्ट्रा काम करा सकते हो। कहने का मतलब है कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं है। नाम में ये फिक्स्ड मतलब जो नहीं बदलेगा। शॉर्ट रन में दो तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फिक्स्ड रन और फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। लॉन्ग रन में सिर्फ एक ही है, कोई दो का चक्कर नहीं है। लॉन्ग रन में केवल होता है वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। होपफुली क्लियर होगा दोस्तों यहां तक। ठीक है सर, यहां तक बातचीत क्लियर है। अब सर, आप बार बार ना ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोल बोल के हम लोग को परेशान कर दिए। अरे भाई, होता क्या है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? इकोनॉमिक्स में या इन जनरल दुनिया में, इकोनॉमिक्स का मानना है कि कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी चार चीजों के ऊपर निर्भर करती है। कहने का अर्थ है अगर ये चार चीजें ना रहे तो प्रोडक्शन मुमकिन नहीं है। ये चार चीजें क्या क्या है? ये चार चीजें हैं: सेल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। इसको प्यार से हम लोग सेल भी बोलते हैं। इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग प्यार से सेल भी कहा करते हैं। सेल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। क्लियर है जी? यस सर, बातचीत क्लियर है। अब एक एक करके सबको समझते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वो चीजें, वो प्रोडक्ट्स जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, वो रिसोर्सेज आई शुड से जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। सो व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? रिसोर्सेज दैट हेल्प इन प्रोडक्शन, दैट आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। कैपिटल का मतलब है मशीन और पैसा, जो एक बिजनेस यूनिट में प्रोडक्शन के लिए लगता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। चाहे आप मशीन का एग्जांपल लीजिए, चाहे आप पैसे का एग्जांपल लीजिए, वो कैपिटल है। एंटरप्रेन्योर, आज एक चीज समझिए, मशीन को हायर करने वाला कोई चाहिए, जमीन को रेंट पे लेने वाला कोई चाहिए, लेबर को काम पे लगाने वाला कोई चाहिए। ये काम एंटरप्रेन्योर करता है। एंटरप्रेन्योर एक कोऑर्डिनेटर है, एक रिस्क टेकर है जो रिस्क लेता है, एक इनोवेटर है जो एक प्रॉब्लम का नया तरीके से सोल्यूशन को खोजता है। ये एक एंटरप्रेन्योर का काम है, ये एक एवरीबॉडी एंटरप्रेन्योर का काम है। लैंड, जमीन को बोलते हैं लैंड। लेबर, जो वर्कर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको बोलते हैं लेबर। लैंड हो गया जमीन, और लेबर हो गया फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स में कि सर लेबर मतलब वो भैया जो हमारे यहाँ काम करने आते हैं। ये गलत थॉट प्रोसेस है। आज मैं आपको अभी पढ़ाने लग रहा हूं, है ना, तो मैं एक फिजिकल और मेंटल एफर्ट एक्सर्ट कर रहा हूं, मैं एक फिजिकल और मेंटल एफर्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। ये भी लेबर है, ये भी लेबर है। तो लेबर रेफर्स टू बोथ द फिजिकल एंड द मेंटल एफर्ट्स। समझ में आई बात आपको? कैपिटल इज द मशीनरी, एंटरप्रेन्योर इज द की कोऑर्डिनेटर। अच्छा, ये चारों क्या आपके लिए फ्री में काम करते हैं? डेफिनेटली नॉट। लैंड हम लोग अगर हायर करते हैं तो हमें उसके ऊपर रेंट देना पड़ता है। लेबर के लिए हमें वेजेस या सैलरीज देना पड़ता है। कैपिटल हम लोग जो लोन पे लेते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है फ्रेंड्स। और जो ये एंटरप्रेन्योर भाई साहब है, ये एंटरप्रेन्योर भाई साहब हमारा क्या करवाते हैं? प्रॉफिट करवाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर भाई साहब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और एक बात बताइएगा, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी रिलेशन, इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी रिलेशन,
इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी रिलेशन, वो प्रोडक्शन फंक्शन है। एग्जाम्पल आप टेक्नोलॉजी डाले, लेबर डाले, कुछ भी डाले, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज प्रोडक्शन फंक्शन। द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज प्रोडक्शन फंक्शन। सीधी बात, नो बकवास। सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन सर आपने हमें समझा ही दिया है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो बताया वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन का डेफिनेशन। फिर मैंने चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको बताया है कि नहीं है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन का डेफिनेशन समझाया आपको, और आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अच्छा, एक चीज और है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से एक एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू के वास्ते बता रहा हूं। एक तो मैंने आपको बताया कि लैंड पे रेंट जाता है, लेबर पे वेजेस जाता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट। एक बात और कह देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिव है और कौन सा पैसिव है। देखो, एक्टिव वो होता है जिसका खुद का बुद्धि हो, जो खुद सोच के कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकता है। कौन कौन है सर? लेबर एक एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एंटरप्रेन्योर एक एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि ये खुद डिसीजन ले सकता है, ये खुद एक्शन लेकर काम को एग्जीक्यूट कर सकता है। पर कैपिटल, मशीन खुद डिसीजन नहीं लेगी कि क्या काम करना है, मशीन ये काम खुद नहीं कर सकती। हाँ, जमीन खुद नहीं डिसाइड कर सकता है कि क्या काम करना है, क्या प्रोडक्शन करना है। ये दोनों हो गए पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है सर? ट्रिक हो गया पापा। पैसिव एक्टिव, पैसिव एक्टिव। आई होप फ्रेंड्स इट्स क्रिस्टल क्लियर टू ऑल। यस और नो प्लीज? ओके, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं एक फंक्शनल रिलेशनशिप पर, जिसका नाम है कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट के नाम पर रखा गया है ना। अ फेमस स्टैटिस्टिकल प्रोडक्शन फंक्शन इज कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि दो लोगों के नाम के आगे, पॉल डगलस एंड सी डब्ल्यू कॉब, यूएसए से हैं ये लोग। अब यहां पर सुनिएगा, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए एक फॉर्मूला दिया कैपिटल और लेबर का। इन्होंने कहा क्यू, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। याद रखना, जब भी ऐसा कोई रिलेशन लिखते हैं ना, आउटपुट और इनके बीच में, इनपुट के बीच में, इसको प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। कोई भी फंक्शनल रिलेशनशिप आउटपुट एंड इनपुट के बीच में हो, उसे प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। कोई भी फंक्शनल रिलेशनशिप आउटपुट और इनपुट के बीच में हो, उसको प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था Q इक्वल्स टू, दैट इज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, इक्वल्स टू K इंटू लेबर टू द पावर A, कैपिटल टू द पावर 1 माइनस A। कुछ किताबों में 1 माइनस A की जगह B भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। तो 1 माइनस A की जगह B भी लिखा हो सकता है। तो ये लिखा हुआ है तो भी कुछ इसमें पैनिक करने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया सर आपका कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, एल रिप्रेजेंट करता है लेबर, सी रिप्रेजेंट करता है कैपिटल। समझ आ गया? ओके सर। अब पॉइंट पे आता हूं दोस्तों। मैंने आपको क्या बोला था, टाइम पीरियड के अनुसार प्रोडक्शन में हम लोग मेनली कौन सा टाइम पीरियड डिस्कस करते हैं? ठीक सोच रहे हैं आप लोग। आप लोग बोल रहे हैं सर एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। यही आप लोग सोच रहे हो। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। फ्रेंड्स, एक बात बता देता हूं आपको, शॉर्ट रन में ना कुछ नियम कानून एक्टिवेट होते हैं। शॉर्ट रन में कुछ नियम कानून एक्टिवेटेड रहते हैं, उन्हें हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, शॉर्ट रन में जो लॉ अप्लाई करता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और लॉन्ग रन में जो लॉ अप्लाई होता है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, एक बार फिर से बात करता हूं आप लोगों के साथ, कायदे से बात को समझिएगा। शॉर्ट रन में एक लॉ लागू होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉन्ग रन में एक लॉ लागू होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू
स्केल। इतना क्लियर है आप लोग को? अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है सर? सर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या बोलता है सर? आइए मैं आपको समझाता हूं। शुरू करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से, और मैं अलग अलग एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाला रहूंगा। यहां से बहुत एमसीक्यूज क्लास में अभी बोलूंगा, सुनते चलना तुम लोग, है ना, वरना मिस हो जाएगा, सुनते जाना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, इसको समझाने के लिए ना मैं क्यों ना आपसे एक पढ़ाई का एग्जाम्पल करूं। कल आपका एग्जाम है या 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, ठीक है, ओके सर है। आप लोग पढ़ाई करने बैठे। अब आप लोग पढ़ाई करने बैठे, आपने देखा कि पहले घंटे में, इन द फर्स्ट आवर जो आपने पढ़ाई की ना, फर्स्ट आवर में आपने लगभग लगभग 5 पेजेस पढ़ लिए। जब टोटल 2 घंटे हुए तो आपने 12 पेजेस पढ़ लिया। इसका मतलब समझे, मतलब पहले घंटे में आप 5 पेज पढ़े थे और अगले घंटे में आप 7 और पेज पढ़ लिए, तभी तो टोटल में जाके 12 हुआ। थर्ड घंटा आते आते, थर्ड आवर आते आते, थर्ड आवर आते आते आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया। टोटल पढ़ लिया 20 पेजेस, मतलब एक्स्ट्रा 8 पढ़ लिया। एक्स्ट्रा कितना पढ़ लिया? 8। यहाँ 5 पेजेस पढ़े थे तो एक्स्ट्रा कितना पढ़ लिया? 7। पर 3 घंटे के बाद आप अपनी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन को रीच कर जाते हो, और चौथे घंटे में आप पढ़ाई तो करते हो क्योंकि एग्जाम में जाओगे कहाँ। पर अब आपने टोटल में 22 ही पेजेस पढ़ाई की है। इसका मतलब है कि आपने केवल एक्स्ट्रा कितना देर पढ़ाई किया? आपने केवल कितना देर एक्स्ट्रा पढ़ाई किया? आपने केवल 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई किया। ठीक है सर। फिर आता है 5वां घंटा, फिफ्थ आवर आते आते एवरीवन, 5 आवर आते आते अब आप बोल रहे हो भैया और हो नहीं रहा है। पता लगा फिफ्थ आवर में भी 22 पेज ही पढ़ के बैठे हो, एक्स्ट्रा आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया। एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ाई आपने नहीं किया। जब आप सिक्स्थ आवर बैठे तो आप बोले जा, जो याद था वो भी भूल गए। टोटल में 20 पेज हो गया, मतलब कुल मिला के आपने 2 पेज भूल गया। सर ठीक है, ये बात समझ में आता है। यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, बस यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। खाली एक ही फर्क है कि अच्छा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब काम करता है, शॉर्ट रन में कि लॉन्ग रन में? शॉर्ट रन में। लिखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन। क्योंकि शॉर्ट रन में काम करता है तो इस टाइम पीरियड में कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे? एक की दो? मतलब सिर्फ वेरिएबल या वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों? चैट में लिखकर बताओ मुझको एवरीबॉडी, कम ऑन यार। मैंने आप लोगों को बताया था, शॉर्ट रन में तुषिता, सिर्फ फिक्स्ड फैक्टर नहीं होते, फिक्स्ड भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल होते हैं। लिख लो, इन शॉर्ट रन वी हैव बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स, इन लॉन्ग रन वी हैव ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। अभी के अभी लिखो चैट, ये अपने नोटबुक्स में, कम ऑन लिखो, उसके बाद मेरे को बताना, मैं वेट कर रहा हूं। शॉर्ट रन में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होते हैं, लॉन्ग रन में केवल वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। ये बात सच है। कंफर्म करोगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। तुषिता ने कंफर्म कर दिया है। चलो ठीक है, सही है सर, सही है सर। अब मैं आपको क्या बोलता हूं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? एक फिक्स्ड फैक्टर है, एक फिक्स्ड फैक्टर है जैसे मशीन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है समझो, एक फिक्स फैक्टर है जैसे मशीन, आप इसमें वेरिएबल फैक्टर डालते जाओ, डालते जाओ, वेरिएबल फैक्टर डालते जाओ, मतलब लेबर, और लेबर इस मशीन पर काम करने के लिए लगाओ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है, जैसे मैंने किताब के पन्नों के साथ हुआ, शुरू शुरू में प्रोडक्शन जोश में बढ़ेगा। देखो ना, 5 यूनिट्स आउटपुट से 12 यूनिट्स आउटपुट हुआ, मतलब 7 से बढ़ा, फिर 12 से 20 हुआ, मतलब 8 से बढ़ा। तो कैसे बढ़ रहा है? हौले हौले बढ़ रहा है कि जोश जोश में? धीमे धीमे बढ़ रहा है कि जोश जोश में? जोश जोश में। इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फिर क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता तो है, देखिए ना, 20 से 22 हुआ तो, लेकिन फिर वो बढ़ रहा जोर जोर से नहीं है। प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है,
पर वो जोर जोर से नहीं बढ़ रहा है, हौले हौले बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इवेंचुअली देखो, आप आप लोग ये कहावत सुनोगे ना, टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रूथ। एक हद के बियॉन्ड आपने, मशीन तो देखो एक ही है, फिक्स्ड फैक्टर है। मशीन मतलब कैपिटल, लेबर वेरिएबल फैक्टर है। एक लेवल के बियॉन्ड आप जब और ज्यादा लेबर लगाते हो, एक लेवल के बियॉन्ड जब आप और ज्यादा लेबर लगाते हो, एक लेवल के बियॉन्ड जब आप और ज्यादा लेबर लगाते हो, तो सर होता क्या है? सर होता यूं है कि उसके बाद आपका मशीन और खराब होने लग जाता है, लेबरर्स डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, और प्रोडक्शन बढ़ने की जगह उल्टा गिर जाता है पहले के मुकाबले। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है, पहला बात याद रख लो एमसीक्यू के लिए, इट ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, सुनना। As we apply more and more units of a variable factor, variable factor मतलब labor, as we apply more and more units of a labor variable factor मतलब labor to a given quantity of fixed factor मतलब machine, जब आप ज्यादा से ज्यादा लेबर मशीन पे लगाओगे, पढ़ता हूं यहां तक, as we apply more and more units of variable factor to a given quantity of fixed factor, the total product यानी कि टोटल प्रोडक्शन फर्स्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट मतलब 5 से बढ़ा, फिर 7 से बढ़ा, फिर 8 से बढ़ा, मतलब प्रोडक्शन जोर जोर से बढ़ रहा है। द टोटल प्रोडक्शन फर्स्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, जोश में, देन इंक्रीजेस, जोश में नहीं, हौले हौले, देन इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, तो बढ़ता तो है, देन इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, बढ़ता तो है पर जोश जोश में नहीं, धीरे धीरे हौले हौले, एंड इवेंचुअली स्टार्ट्स फॉलिंग, एंड इवेंचुअली स्टार्ट्स फॉलिंग, ग्रेजुअली जो टोटल प्रोडक्शन है आपका, या जो टोटल प्रोडक्ट है आपका, वो बढ़ने की जगह दोस्तों गिर जाता है, बढ़ने की जगह दोस्तों गिर जाता है। दैट इज व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड हियर। समझ आया? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कितने स्टेजेस होते हैं? लिख लीजिए, देयर आर 3 स्टेजेस इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हाउ मेनी स्टेजेस? सर देयर आर 3 स्टेजेस इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सर नाम बताइए फिर। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेजेस हैं। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ increasing returns, stage of diminishing returns, stage of negative returns, stage of increasing returns, stage of diminishing returns, stage of नेगेटिव रिटर्न्स। तो अगर आ गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कितने स्टेजेस है, याद रखना 3 स्टेजेस हैं। तो एमसीक्यू पॉइंट नंबर 1 कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कौन से टाइम पीरियड में काम करता है? आपका आंसर है शॉर्ट रन, आंसर इज शॉर्ट रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते समय आपका कितना तरीके का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टडी करना पड़ता है? 2, एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर। थर्ड क्वेश्चन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है आपका, उसमें कितने स्टेजेस होते हैं? 3 स्टेजेस, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स। याद रखना, मैंने डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहा है, डिक्रीजिंग नहीं कहा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां तक दोस्तों क्रिस्टल क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करेंगे सारे के सारे दोस्त, कम ऑन यार। ओके, अब कभी ना एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये मत सोचना कि एग्जाम में वो लोग डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये तुमको कौन बोला? एकदम गलत बात करते हो तुम। तो एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है और पक्का ही आएंगे। सुनिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डिस्प्ले कर रहा हूं एक डायग्राम के जरिए। सबसे पहले आप लोग देखिए टीपी का लाइन, ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा। ये स्टेज यहां तक क्या हो रहा है पता है? यहां पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। फिर आप लोग देखिए इस स्टेज को, स्टेज का नाम तो अभी हम लोग करेंगे, बस एक बात बता रहा हूं, यहां पे भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, यहां पे भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, पर प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट हौले हौले रेट, डिमिनिशिंग रेट।
और इवेंचुअली प्रोडक्शन गिर गया, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अब मैं आपको बता देता हूं 3 स्टेजेस का डिमार्केशन। एक चीज देखना आप लोग, एक और एमसीक्यू बन गया कि देखो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन जोर जोर से बढ़ रहा था, फिर धीरे धीरे बढ़ने लग गया। देखो ना, पहले ऐसे था कर्व, फिर ऐसे मुड़ गया। तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये बदलाव आया, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। It is the point where TP changes from increasing at increasing rate to increasing at diminishing rate। ये वो पॉइंट है जहां TP increasing at increasing rate से दोस्तों बदल कर increasing at diminishing rate वाला मोड पकड़ लेता है। क्या बोला? increasing at increasing rate से increasing at diminishing rate पकड़ लेता है। सही है सर। स्टेज 1 कहां खत्म होता है? अधिकतर टाइम स्टूडेंट सोचता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। मैं बच्चों को बोलता हूं ना, गलत है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे खत्म नहीं होता। अब समझना, यहाँ पे दो और कॉन्सेप्ट आ गए, एपी और एमपी। तो इस वजह से मुझे एक बार प्लेन शीट का जरूरत है अपनी बात को इलेबोरेट करने के लिए। आइए बात को समझिएगा आप लोग, है ना, बात को समझिएगा आप लोग। मान लीजिए ये फिक्स फैक्टर है, मान लीजिए कैपिटल है, ठीक है ना, एक बार के लिए मान लीजिए कैपिटल है। कैपिटल तो फिक्स्ड होता है। अब यार कैपिटल जो होता है, कैपिटल तो फिक्स्ड होता है। अब क्योंकि कैपिटल तो फिक्स्ड होता है, तो देखो कैपिटल 1 1 1 1 1 1 1 1 ही है। लेबर का क्या हो रहा है चेक करो आप लोग। 1 यूनिट लेबर, 2 यूनिट लेबर, 3 यूनिट्स लेबर, 4 यूनिट्स लेबर, 5 यूनिट्स लेबर। अब टोटल प्रोडक्शन का क्या हो रहा है आप लोग चेक करो। टोटल प्रोडक्शन जब एक कैपिटल और एक लेबर है तो हो रहा है 30 यूनिट्स मान लेता हूं। फिर टोटल प्रोडक्शन बढ़ बढ़ा के हो गया 70 यूनिट्स। फिर टोटल प्रोडक्शन हो गया 120 यूनिट्स। ओ माय गॉड। फिर टोटल प्रोडक्शन बढ़ा 130 यूनिट्स हुआ। फिर टोटल प्रोडक्शन बढ़ा और हुआ 130 ही रहा, बढ़ा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 135 हुआ। सुनते चलिए, देखिए आप लोग, फिर टोटल प्रोडक्शन जो है आपका 135 ही रहा। उसके बियॉन्ड क्या हुआ आप लोग देखो, जब आपने लेबर बढ़ाया तो उल्टा टोटल प्रोडक्शन गिरने लग गया। तो ये तो टीपी है सर। टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्शन, टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्शन, मतलब दोनों का एक ही है, तो इसमें कोई तुक नहीं बनता है, आप एक्स्ट्रा सोचे। इंपॉर्टेंट है मार्जिनल प्रोडक्ट को समझना। दोस्तों फर्स्ट यूनिट के लिए टीपी और एमपी सेम होता है, तो मैं बहुत ज्यादा समझाऊंगा नहीं। टीपी और एमपी सेम होता है, एक बार के लिए ये लिख लो, रिलैक्स। अब एमपी का मतलब समझो। एमपी का मतलब होता है इट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। एमपी इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। एमपी क्या है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट है when one additional unit of labor is hired या when one additional unit of variable factor is employed। when one additional unit of variable factor is employed, when one additional unit of variable factor is employed, when one additional unit of variable factor is employed। इसका मतलब है 40 से बड़ा, 50 से बड़ा, 10 से बड़ा, 5 से बड़ा, बढ़ा ही नहीं और गिर गया। तो कैसे? 740 से बढ़ाना तो इसीलिए 40, 50 से बढ़ाना इसीलिए 50। तो कभी भी मार्जिनल प्रोडक्ट किसी भी लेवल पर निकालना है आपको, एन यूनिट्स का निकालना है, तो वहां तक का टीपी और उससे एक कम यूनिट का टीपी को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सर बात आपकी कुछ पल्ले नहीं पड़ी, आइए समझाता हूं आपको। फोर्थ यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट बताना है, फोर्थ यूनिट का, फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर का। तो टोटल प्रोडक्ट कितना था यहां तक? 130 माइनस इसके पहले का टोटल प्रोडक्ट कितना है? 120। वाओ, कितना आ गया सर? सर 10 आ गया।
कितना आ गया सर? सर 10 आ गया। सर 10 आ गया, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। ये रहा आपके सामने एवरीबॉडी। सर ये बात तो हमें समझ आ गया कि मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों? जब आप टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड करते हो ना, उसे एवरेज प्रोडक्ट कहा जाता है। ये देखो 30 डिवाइडेड बाई 1, लेबर मतलब वेरिएबल फैक्टर से। लेबर की जगह कुछ और एग्जाम में वेरिएबल फैक्टर दे दिया तो आप बोलोगे सर आपने तो लेबर कहा। कोई भी वेरिएबल फैक्टर। वैसे ही 70 डिवाइडेड बाई 2 35, 120 बाई 3 40, 130 बाई 4। चेक करना है आप लोगों का कितना हो रहा है? 32.5 होता है आई थिंक सो, एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेट नहीं किया हूं। ये 135 बाई 5, ये आपका 27 आ गया। फिर 135 बाई 6 आ गया आप लोगों का, ये लगभग लगभग 22.5 आएगा आपका। और फिर 128 बाई 7 आ गया आप लोगों का, कुछ इसके करीब है, कुछ इसके करीब है। दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स आप लोग सबको समझ आ गया होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, और एवरेज प्रोडक्ट है टोटल प्रोडक्ट बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इट इज क्लियर आई बिलीव, इट इज क्लियर आई बिलीव, इट इज क्लियर आई बिलीव। कम ऑन एवरीबॉडी। परफेक्ट। अब मैं आपको क्या समझा रहा था, यहां पर डायग्राम पर आइए। यहां पर आइए, देखिए आप लोग, स्टेज वन शुरू से ही हुआ ऑफ कोर्स। स्टेज वन तो शुरू से ही हुआ, पर स्टेज वन खत्म कहां हुआ ये चेक कर लो। स्टेज वन वहां खत्म हुआ जहां एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हुआ, जहां एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हुआ, जहां एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हुआ। अच्छा सर, टोटल प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। टीपी इज मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ, सॉरी, एमपी इज मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और एक मजे की बात देखोगे, जब टीपी अपने मैक्सिमम पर होता है तब एमपी जीरो हो जाता है, मतलब जमीन को टच कर जाता है। और जब टीपी गिर जाता है तो एमपी नेगेटिव हो जाता है। तो स्टेज वन कहां खत्म होता है? एमसीक्यू में वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेज वन एंड्स वेयर एपी इज मैक्सिमम। स्टेज टू कहां खत्म होता है? जहां टीपी मैक्स होता है, और उसके बियॉन्ड स्टेज थ्री होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। ठीक है ना? तो मैं अब आप लोगों को कुछ की एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूं, लिख लीजिएगा साथ साथ में। हेडिंग है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, थ्री स्टेजेस, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में सवाल ये है अगला कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो आपका, उसमें जब टीपी मैक्स होता है तब एमपी क्या होता है? तब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है? अच्छा, एमपी मैक्स कहां पे होता है? एमपी मैक्स यहां पे होता है जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। एमपी मैक्स कहां पे होता है? जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, वहां पे एमपी मैक्सिमम होता है। ठीक है? ऑल राइट सर। जब टीपी गिरने लग जाता है, मतलब टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट को छू के गिरने लग जाता है, तब एमपी क्या हो जाता है? तब एमपी आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है? थर्ड बात, जहां स्टेज वन एंड होता है, कहां वहां पे एपी क्या होता है? मैक्स। जहां स्टेज टू एंड होता है, वहां क्या मैक्स होता है? टीपी मैक्स होता है। एंड बियॉन्ड दैट स्टेज थ्री होता है। ये बातें अभी नोट करो, एमसीक्यूज में आ सकती है कुछ भी घुमा फिरा के। हो जाए तो बताइएगा, इंपॉर्टेंट है।
सर यहां तक तो बात हमें समझ में आ गया। अब आप कुछ एक्स्ट्रा बताइए, आगे बताइए। चलिए मैं फिर एक्स्ट्रा और आगे बताता हूं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आता है। ये देखो तीनों स्टेजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न्स। अब एक और क्वेश्चन आता है कि एक आइडियली प्रोड्यूसर जो है वो किस स्टेज में ऑपरेट करना चाहेगा। एक आइडियल प्रोड्यूसर किस स्टेज में ऑपरेट करना चाहेगा, एक रैशनल आदमी किस स्टेज में प्रोड्यूस करना चाहेगा। क्यों, तो वो लोग पूछ ही नहीं सकते क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन टाइप नहीं है। किस स्टेज में पूछ सकते हैं, तो लिख लेना, एन आइडियल प्रोड्यूसर, a rational producer would want to operate in stage 2। क्यों, मैं बता के निकल जाऊंगा, बट आंसर याद रखो कि a rational producer would want to operate in stage 2। क्यों, वो मैं अभी बताता हूं। मतलब प्रोडक्शन किस स्टेज तक चलते रहना चाहिए, आंसर है स्टेज 2। आप पूछिएगा क्यों। समझिए, इसका जवाब समझिए कि मैंने स्टेज 2 कहां से बोला और आपको क्यों कहा। मैंने स्टेज 2 कहां से बोला और आपको क्यों कहा। फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स, देखिएगा, ये है स्टेज 1। फ्रेंड्स ये है स्टेज 1, ये है स्टेज 2 और उसके बियॉन्ड है स्टेज 3। अब मैं आप लोगों को क्या चक्कर चलवाने बोल रहा हूं, समझिएगा बात को। समझिएगा बात को, चक्कर क्या है यहाँ पर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी क्या है, अभी क्या है, कहाँ है, क्या है, यहां पर सुनिएगा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेज 2 क्यों। स्टेज 1 में आप एक चीज देखिए, अगर आप रुक गए तो प्रोडक्शन तो और भी बढ़ रहा था, टीपी तो और भी आगे बढ़ता, आपने रोक दिया बीच में ही। अरे हाँ, धीरे धीरे बढ़ता, टीपी धीरे धीरे बढ़ता, सही बात है, बढ़ता तो सही। अरे मेरे भाई बढ़ता तो सही। तुम अगर स्टेज 1 में ही रोक दोगे प्रोडक्शन को, तो जो टोटल प्रोडक्ट उसके बाद बढ़ने वाला है, तुम तो इसका फायदा ही नहीं उठा पाओगे। इसलिए आइडियल प्रोड्यूसर को स्टेज 2 तक काम करना चाहिए। ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा एज फार एज शॉर्ट रन प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड, राइट। दोस्तों अब आते हैं लॉन्ग रन पे, है ना। किस पर आते हैं सर, हम लोग अब आते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पर। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पर दोस्तों, लॉन्ग रन में जो लॉ ऑपरेट करता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अच्छा, इसके पहले जो वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला लॉ था ना, उसमें आपने देखा था क्या हो रहा था। एक बार वेरिएबल प्रोपोर्शन को देखो। वेरिएबल प्रोपोर्शन में इट वाज पॉसिबल टू चेंज द फैक्टर प्रोपोर्शन। लिखो, इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इट वाज पॉसिबल टू चेंज द फैक्टर प्रोपोर्शंस। In the case of law of variable proportion, it was possible to change the factor proportions. In the case of law of variable proportion, it was possible to change the factor proportions. मतलब सर हमारे बात सर के ऊपर से गया, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। लिख लो ना एक बार कि इन द केस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इट वाज पॉसिबल टू चेंज द फैक्टर प्रोपोर्शन। बट सर आप बोल क्या रहे हैं, ये नहीं समझ आया। ये लो, ये लो, इतना रोते हो ना, ये दो, लेबर, कैपिटल और लेबर, ठीक। इतना देर से मैं क्या दिखा रहा था, वन 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 वन, लेबर था पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो दोस्तों अगर आप लोग कैपिटल और लेबर का रेशियो देखिएगा, आप लोग पाइएगा 1:1, आप लोग पाइएगा 1:2, है, आप लोग पाइएगा 1:3, आप लोग पाइएगा 1:4। क्या बात समझ में आई क्या आपको, क्या बात समझ में आई क्या आपको, ये बताने की चेष्टा कर रहा था मैं आपको। दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू टेल यू ऑल कि अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन फैक्टर प्रोपोर्शंस कुड बी चेंज्ड। अब आते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कब काम करता है,
लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल डियर स्टूडेंट्स काम करता है लॉन्ग रन में। क्योंकि ये लॉन्ग रन में काम करता है, इससे आपको एक बात समझ में आ गया है। क्या समझ आ गया? कि क्योंकि ये लॉन्ग रन में काम करता है तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए? ठीक पकड़ा है, वेरिएबल। लॉन्ग रन है ना, तो लॉन्ग रन में तो फिक्स फैक्टर बोल के कुछ होता ही नहीं है। अब ये क्या बोलता है समझिए। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं दोस्तों, है ना। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इसमें भी 3 स्टेजेस है या, और लास्टली स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। माइंड यू, मैं रिटर्न्स टू स्केल लिखा हूं, रिटर्न्स टू फैक्टर नहीं लिखा, वो वेरिएबल प्रोपोर्शंस में होता। ठीक है, ये क्या बोलता है आइए समझता है। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स को समझिए। इधर क्या हो रहा है, यहां लेबर है और कैपिटल है। दोस्तों यहां पे पता है एक बात आप लोगों को, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में ये लॉन्ग रन में है ना, याद रखना। यस, ये बात तो आपको पता है कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है, बट रिटर्न्स टू स्केल में फैक्टर प्रोपोर्शंस कैन नॉट बी चेंज्ड है। सर समझ नहीं आया, फिर से बोलता हूं। फैक्टर proportions cannot be changed, factor 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 proportions cannot be changed। समझो अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है, समझना बात को। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है देखो, अभी यहां पर मान लो एक लेबर है या 2 लेबर है, एक कैपिटल है और प्रोडक्शन हो रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न समझा रहा हूं आपको, हाँ, लॉन्ग रन में हम लोग आ चुके हैं। प्रोडक्शन है 100 यूनिट्स। तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि अगर लेबर आपने 4 किया, मतलब लेबर डबल किया ना, तो कैपिटल भी डबल करना पड़ेगा। जबकि शॉर्ट रन में क्या होता था, देखो कैपिटल फिक्स था, लेबर बदलते जा रहा था। यही तो मैं बोला। इसीलिए अब देखो रेशियो हर बार इसमें भी 2:1 की रेशियो ही है। इधर पे भी चेक करिएगा तो रेशियो 2:1 के ही है। 4:2 लिखने से बात नहीं बदल जाता। अरे पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स हुआ क्या, ये तो बताओ यार आप। ठीक है, जब 2 लेबर एक कैपिटल था तब आप 100 यूनिट्स बना रहे थे। जब 4 लेबर और 2 कैपिटल हो गया, मतलब जब आपने वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर को, खैर फिक्स तो बोलना ही गलत हो गया क्योंकि कुछ फिक्स्ड है ही नहीं। जब वेरिएबल फैक्टर आपने डबल किया तो आउटपुट यानी प्रोडक्शन अगर मोर देन डबल हो जाए उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। मान लीजिए ये हो गया 250, 2.5 गुना। जबकि आपने जो इनपुट है वो डबल किया पर आउटपुट मोर देन डबल हो गया, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जब चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन चेंज इन इनपुट। देखो ना, आउटपुट 2.5 गुना हुआ, इनपुट 2 गुना हुआ, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। मतलब जोश जोश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कांस्टेंट रिटर्न्स, लेबर कैपिटल टोटल प्रोडक्ट। 2 यूनिट लेबर, 1 यूनिट कैपिटल, टोटल प्रोडक्शन 100 यूनिट्स। 4 यूनिट लेबर, 2 यूनिट कैपिटल, टोटल प्रोडक्शन 200 यूनिट्स। तो आप लोग देखो क्या हुआ, ये भी डबल हुआ, ये भी डबल हुआ और ये भी डबल हो गया। अगर चेंज इन इनपुट और चेंज इन आउटपुट इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। समझ आया? और अब आप लोग गेस कर ही लिए होगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है। हाँ, डिमिनिशिंग नहीं बोला, डिक्रीजिंग बोला। डिक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है, लेबर है, कैपिटल है, टोटल प्रोडक्शन है। लेबर 2 1 कैपिटल के साथ, 4 2। पहले प्रोडक्शन 100 था तो लेबर और कैपिटल आपने डबल कर दिया,
लेबर और कैपिटल आपने डबल कर दिया, बट दोस्तों आउटपुट बढ़ा तो सही पर लेस देन डबल, 1.8 टाइम्स ही हुआ। तो जब चेंज इन इनपुट चेंज इन आउटपुट से ज्यादा हो, उसे हम लोग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। और कब डगलस के हिसाब से, अब अगर फाइनली कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को आपको समझना है, कब डगलस ने क्या कहा था, कांस्टेंट इनटू लेबर टू द पावर ए, कैपिटल टू द पावर बी, याद है क्या? जी हाँ। कब डगलस के हिसाब से अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स चल रहा है, याद रखिएगा, अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स चल रहा है तो आपका जो लेबर ए प्लस बी होगा उसका इंपैक्ट 1 से ज्यादा होगा। पर डिक्रीजिंग सॉरी कांस्टेंट रिटर्न्स अगर चल रहा होगा तो ठीक डबल होगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगा। और अगर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल चल रहा होगा तो ए प्लस बी 1 से कम होगा। ये आपके इंस्टीट्यूट के मैट में भी लिखा है, मैंने भी लिखवा दिया आप लोगों को। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि कब डगलस में इंक्रीजिंग रिटर्न्स कब होता है, जब ए प्लस बी ग्रेटर देन 1 हो, कांस्टेंट जब ए प्लस बी 1 हो, डिक्रीजिंग जब ए प्लस बी 1 से कम हो। ये मैंने दोस्तों आप लोगों को लिखवा दिया है। सर हम लोगों को बात क्लियर है, सर हम लोगों को बात क्लियर है, ठीक है भाई। क्लियर है तो फिर चक्कर आगे चलाता हूँ, फिर चक्कर में आगे चलाता हूँ। चलिए आइए आ जाइए, आइए आइए आ जाइए। इतना डन है? हाँ जी सर इतना डन है। हाँ जी सर इतना डन है। अब बताइए आप क्या बताएं। अब सुनो, यहाँ पर ध्यान दो, सुनते चलो, यहाँ पर ध्यान देते चलो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट सब सब समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, हम लोग अब आएंगे, जैसे याद है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़े थे, अब वैसे ही मैं आपको समझाने वाला हूं प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अचीव करने का एक जरिया। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है वो मैं समझाता हूं। इसमें मैं सीधा सीधा कंज्यूमर से आपको कंपेयर करवाऊंगा, ठीक है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो कॉन्सेप्ट थे टू कमोडिटी वर्ल्ड में। इन द केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच याद करिए, हाँ याद है सर हमें। एक है बजट लाइन, ये एक ऐसा कर्व है जो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज को प्लॉट करता है दैट रिजल्ट इन सेम सेम कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर। क्या आपको पता है बजट लाइन का ही भाई, बजट लाइन का ही भाई यहां पर भी है, इसको बोलते हैं आइसो कॉस्ट। क्या बात करते हैं सर, सच्ची? हाँ, आइसो कॉस्ट कर्व भी बजट लाइन जैसा होता है। जैसे बजट लाइन में क्या होता था, बजट लाइन जितने भी पॉइंट्स को प्लॉट करता था वहां पे कंज्यूमर का खर्चा ऑन टू कमोडिटी सेम रहता था। वैसे ही एक प्रोड्यूसर कैपिटल और लेबर को काम पे लगा रहा है, तो बजट तो जो ये आइसो कॉस्ट लाइन है या आइसो कॉस्ट कर्व है, इस पे जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, आइसो कॉस्ट में आपको जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, आइसो कॉस्ट में आपको जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, आइसो कॉस्ट कर्व में आप लोगों को जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, आइसो कॉस्ट कर्व में आपको जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, सबका कॉस्ट सेम रहेगा। ऑल रिजल्ट इन सेम कॉस्ट, सबका खर्चा सेम पड़ता है। ऑल रिजल्ट इन सेम कॉस्ट, ऑल रिजल्ट इन सेम कॉस्ट, मतलब हर पॉइंट जो इसमें लाई करता है आइसो कॉस्ट कर्व पे, दे रिजल्ट इन सेम कॉस्ट। चाहे वो इधर पे लाई करे, चाहे वो इधर, चाहे वो इधर, चाहे वो इधर, चाहे वो इधर, दे रिजल्ट इन सेम कॉस्ट। मतलब अलग अलग यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, मान लो 5 यूनिट कैपिटल है, 1 यूनिट लेबर है, 1 यूनिट लेबर है, 5 यूनिट कैपिटल है, तो जो खर्चा आ रहा है, और 5 यूनिट ऑफ लेबर और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल है, जो खर्चा आ रहा है वो दोनों सेम है अगर, तब ये दोनों पॉइंट्स आइसो कॉस्ट कर्व पर लाई करेंगे। सो आइसो कॉस्ट कर्व इज अ लाइन that that plots various points having the same level of cost।
ISO cost curve is a line that plots various points that has the same level of cost. जिनका जो कॉस्ट है दोस्तों, जिनका जो कॉस्ट है दोस्तों वो सेम है, जिनका जो कॉस्ट है दोस्तों वो सेम है। सर ये बात हमें समझ में आ गया, सर ये बात हमें समझ में आ गया। आगे बताएं आप। याद करो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बजट लाइन जैसे था, वैसे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एक इनडिफरेंस कर्व था, आपको शायद याद होगा। इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व क्या होता था याद है क्या आपको? एक ऐसा कर्व होता था कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जहां आप लोग पढ़ते थे कि हर पॉइंट ऑन द इनडिफरेंस कर्व कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है हर पॉइंट पे, जो कि आपका इसमें जो है प्लॉट होता है इनडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली चैप्टर का बात कर रहा हूं मैं। सर बात तो ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से क्या आप लोगों को पता है क्या, क्या सर, कि प्रोडक्शन मॉड्यूल में भी एक लाइन होता है, एक कर्व होता है जिसको बोलते हैं आइजो क्वांट। जो यहां इनडिफरेंस कर्व है वही प्रोडक्शन में आइजो क्वांट है। क्या है सर? आइजो क्वांट है। क्या है सर? आइजो क्वांट है। तो थोड़ा इसके बारे में बताओ सर हम लोग को, हम लोग को कैसे पता होगा आइजो क्वांट के बारे में, आप बताइए दोस्तों। आइजो क्वांट बेसिकली, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, आइजो क्वांट बेसिकली आप लोगों का, ठीक है ना, आइजो क्वांट बेसिकली एक ऐसा कर्व है जो प्रोड्यूसर को बताता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जहां पे आउटपुट रिमेन्स द सेम। नहीं समझे? मान लीजिए मैंने 5 यूनिट ऑफ लेबर और 2 यूनिट ऑफ लेबर और 5 यूनिट ऑफ कैपिटल को काम पे लगाया, ठीक है। तो जितना आउटपुट होगा 2 यूनिट लेबर को और 5 यूनिट कैपिटल को लगाने के बाद काम पर, उतना ही आउटपुट होगा, उतना ही आउटपुट होगा। अगर मान लो मैंने लेबर के 6 यूनिट कर दिए और कैपिटल के मान लो 2 यूनिट कर दिए, तो एक ऐसा कर्व है आइजो क्वांट where the producer is indifferent as the total production remains the same। चलो आओ एक बार ये आप लोगों को लिखा के प्रक्रिया को पूरा करते हैं एंड देन एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, राइट। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, ठीक है ना, सुनते चलिएगा। आइजो क्वांट is a curve showing various combinations of showing various combinations of two commodities that give same output, various combination of two factors that give same output, or isocost is a curve showing various combinations showing various combination of two factors that give same cost। मतलब जिसमें खर्चा सेम पड़ता है। अगर आउटपुट सेम है तब वो आइजो क्वांट है, खर्चा सेम है तब वो आइजो कॉस्ट है। आउटपुट सेम है तब वो आइजो क्वांट है, और खर्चा सेम है तब वो आइजो कॉस्ट है। और गेस व्हाट, आइए आपको लेके चलता हूं चार्ट पे। यही तो है इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखिए, आइजो कॉस्ट लाइन सिमिलर टू बजट लाइन है। देखिए, ये रहा आइजो कॉस्ट लाइन और ये रहा आइजो क्वांट। जैसे वहां पे इक्विलिब्रियम अचीव होता था टेंजेंट पॉइंट पर, यहां पे भी जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे आइजो क्वांट के और आइजो कर्व के एज अ टेंजेंट, जहां पे आइजो कॉस्ट एज अ टेंजेंट एक्ट करेगा, है ना, आइजो कॉस्ट कॉस्ट एज अ टेंजेंट एक्ट करेगा टू द आइजो क्वांट। ये है ना आइजो क्वांट। उस पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम होगा, या आई शुड से प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज होगा। उस पॉइंट पे प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज होगा, उस पॉइंट पे प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज होगा। फ्रेंड्स, इफ दैट्स क्लियर, आई थिंक वी शुड प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज, क्योंकि प्रोडक्शन वाला एरिया हो गया है जो कि यूनिट 1 है। कॉस्ट वाला ऑफ कोर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट ये क्लियर है क्या, क्या मैं एमसीक्यूज में शिफ्ट कर सकता हूं? ठीक है, ठीक है। चलिए आइए सर, क्वेश्चन 1,
डैश इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। आज क्लास में हुआ है, मैं मानूंगा ही नहीं आपका बात, पक्का है। अगर हम लोगों को बोल रहा है डैश इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स दैट इज प्रोड्यूस्ड ऑफ अ कमोडिटी, देन हम लोग किसका बात कर रहे हैं? डेफिनेटली हम लोग सर प्रोडक्शन फंक्शन का बात कर रहे हैं। आगे प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो, सर क्वेश्चन है, जो प्रोडक्शन फंक्शन है आपका वो किससे डील कर रहा होता है? क्वांटिटेटिव वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, बोथ की नाइदर? ऑफ कोर्स क्वांटिटेटिव, कि कितना इनपुट से कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, तो इसको क्वांटिटेटिव वैल्यू से लेना देना है। हाँ, डैश शोज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स। कितना आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया है विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स। इनपुट से आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है, ये तो प्रोडक्शन फंक्शन ही दिखाता है। ये तो एवरीबॉडी प्रोडक्शन फंक्शन ही डिस्प्ले करता है। राइट सर? तो ओवरऑल आउटपुट जनरेटेड प्रोडक्शन फंक्शन ही है। सर सभी का आंसर प्रोडक्शन फंक्शन आ रहा है। हाँ, आउटपुट और इनपुट के बीच का रिलेशन से क्वेश्चन है तो प्रोडक्शन फंक्शन याद रखना, लिखा हुआ भी हूं। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ कमोडिटी। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ कमोडिटी, लिखवाया हुआ है, चेक कर लो। सही है सर, आपने सही बोला। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में दो इनपुट्स कौन कौन से माने जाते हैं? गलत। कैपिटल एंड लेबर सही। याद होगा फॉर्मूला में सी और एल लिखवाया हुआ हूं आप लोगों को। जी हाँ सर, कैपिटल एंड लेबर, नॉट लैंड एंड लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप एंड लेबर। बेसिकली कैपिटल एंड लेबर कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में यूज होता है? कैपिटल एंड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के हिसाब से, है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के हिसाब से कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या बोलता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। फटाफट यार बताइए आप लोग। ये बना गया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, और यहां पे माना जाता है दोस्तों कि जो लेबर है, समझना बात को, जो लेबर है वो 3/4 कंट्रीब्यूट करता है और कैपिटल 1/4। लिख लो, एज पर कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, लेबर कंट्रीब्यूट 3/4 एंड कैपिटल अबाउट 1/4 फॉर द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। लेबर कंट्रीब्यूट 3/4, कैपिटल कंट्रीब्यूट 1/4। प्लीज लिख लो। In Cup Douglas production function, labor contributes 3/4 and capital contributes 1/4. Labor contributes 3/4 and capital contributes 1/4. Labor contributes 3/4, capital contributes 1/4. Labor contributes 3/4, capital contributes 1/4. वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 21 करवाया हुआ है। बताइए आप लोग आंसर। टाइम पीरियड कवर्ड इन इकोनॉमिक स्टडी आर, सिर्फ शॉर्ट रन सिर्फ लॉन्ग रन की दोनों? दोनों, आज दोनों पे बात हुआ है कि शॉर्ट रन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड एंड वेरिएबल रहते हैं, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो वेरिएबल रहते हैं। फिक्स्ड का लॉन्ग रन में कोई चक्कर ही नहीं रहता, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लॉन्ग रन में वेरिएबल हो जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ भी लिया। डैश इज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल बट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। मतलब एक फैक्टर को छोड़ के सब वेरिएबल हो जाए, एक फैक्टर को छोड़ के सब वेरिएबल हो जाए, मतलब एक फैक्टर फिक्स्ड है, तो ये तो शॉर्ट रन की टाइम पीरियड है ना, क्योंकि कुछ फैक्टर फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर वेरिएबल है। तो नॉर्मली शॉर्ट रन बोलता है सारा वेरिएबल है एक को छोड़ के एक फिक्स्ड है, लॉन्ग रन बोलता है सारा वेरिएबल है एक को छोड़ के एक फिक्स्ड है। तो इन द शॉर्ट रन डैश फैक्टर्स आर वेरिएबल।
शॉर्ट रन में ऑल आर वेरिएबल एक्सेप्ट वन, यहां पे होना चाहिए था वो नहीं है. देयर इज ओनली वन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन प्लानिंग होराइजन. ट्रू है, हम लोग वन फैक्टर ही मानते हैं तो सही है. फिक्स्ड और वेरिएबल का डिफरेंस कब कब बात होता है? शॉर्ट रन टाइम पीरियड में, क्योंकि लॉन्ग रन में तो कोई फिक्स्ड और वेरिएबल का चक्कर ही नहीं है, सारे के सारे ही वेरिएबल है लॉन्ग रन में. लॉ ऑफ डैश इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन. सही. वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन. रिटर्न्स टू स्केल तो जनाब लगता तो है, पर लॉन्ग रन में लगता है जनाब. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं. चलो एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करो आप लोग. क्वेश्चन है, marginal product of unit 1 is 10, marginal product of unit 2 is 20, marginal product of unit 3 is 15. Find total product at level 3. ऑप्शन ए 10, बी आपका 45, सी 40, डी 55. चलिए बताइए आप लोग सारे के सारे लोग क्या आंसर होगा. टोटल प्रोडक्ट निकालना है थर्ड लेवल पर. एक बात है, कभी भी टोटल प्रोडक्ट आपको निकालना है तो वहां तक का मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड कर दीजिए. कभी भी टोटल प्रोडक्ट कहीं का निकालना है वहां तक का मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिए, वहां का मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड कर दीजिए. तो 10 प्लस 20 30 प्लस 15 45. समझ आया क्या? ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड. याद करो, तब बताया था कि टोटल यूटिलिटी किसी भी पॉइंट पर आपको चाहिए तो वहां तक का मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर दो तो टोटल यूटिलिटी पे पहुंच जाओगे. याद आया क्या? एवरीबॉडी कंफर्म करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन लॉन्ग रन increasing returns to scale as per Cobb Douglas a plus b is 1, a plus b is greater than 1, less than 1, d none. क्या कहते हैं आप लोग सारे के सारे लोग? कम ऑन एवरीबॉडी. यस, इंक्रीजिंग है तो a प्लस बी 1 से ज्यादा होगा. 1 होता है कांस्टेंट में और लेस देन 1 होता है डिक्रीजिंग में. ये है दोस्तों आप लोगों का प्रोडक्शन फंक्शन का टॉपिक. आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर है. इसके बियॉन्ड, इससे ज्यादा हम लोग कॉस्ट के बारे में, यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे हमारी अगली क्लास में. बट टुडे वी वाइंड अप द डे. दैट्स इट. थैंक यू. गुड बाय एवरीवन.